ऑल राइट, सो वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स ट्रॉल द कंसेप्ट एंड स्वागत है आपका अगेन वापस से एक नए कंसेप्ट एक नए वीडियो के साथ मैं आ गया हूं। और हम लोग पिछले लेक्चर के वीडियो को वापस से थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारा पिछला वीडियो था, बेसिकली क्या था वीडियो हमारा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली उससे पहले हाइब्रिडाइजेशन में क्या हम लोग देख रहे थे? बेसिकली बॉन्ड प्रॉपर्टीज देख रहे थे। उसी बॉन्ड प्रॉपर्टीज कंसेप्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले एक सवाल छोटा सा है, ठीक है? आप लोग प्रयास करिए कि क्या है। एक मैं कंपाउंड लेकर आया हूँ, बेसिकली विटामिन सी का स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या है वो कंपाउंड? यहाँ सी एच है, यहाँ ओ, यहाँ सी, ये डबल बॉन्डेड ओ है, यहाँ सी, यहाँ सी, ये दोनों सी एक दूसरे से डबल बॉन्डेड है। ठीक, राइट। पर लगा है ओ एच, पर लगा है ओ एच, और राइट। इस सी एच पर जुड़े हुए हैं कुछ और भी चीज़ें, जैसे सी एच जुड़ा है, और इस सी एच से जुड़ा है एक सी एच टू ओ एच। हाँ, थोड़ा अच्छे से बना दे। इस सी एच से जुड़ा है एक सी एच टू ओ एच, और इस सी एच से इधर जुड़ा है एक ओ एच। हमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की क्या बतानी? बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन बनानी। ठीक है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? काउंट करिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर देयर? एक पाई बॉन्ड है ना? तो मैंने आपको बताया था, अगर जीरो पाई बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। एक पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। दो पाई बॉन्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और ये तब केस में वैलिड है जब कोई चार्ज ना हो, जब कोई चार्ज ना हो, जब कोई लोन पेयर ना हो, ऑलराइट, जब कोई नेगेटिव चार्ज ना हो, जब कोई ऑड इलेक्ट्रॉन ना हो, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मैंने बताया था कि ये फार्मूला तभी वैलिड है। और दूसरा मेथड तब बताया था, वो दूसरा मेथड उस केस के लिए, बट इस केस के लिए ये फार्मूला आराम से लग जाएगा। सो हाउ मेनी पाई बॉन्ड आर हियर? वन। सो हाइब्रिडाइजेशन sp2, है ना? इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, sp3, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक, ये कार्बन हो गया। ओके, इसका sp2, एक का पाई बॉन्ड है। इस ऑक्सीजन का sp3, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। ऑलराइट, ठीक है। इस केस में आते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। इस ऑक्सीजन के केस में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। इसमें ये भी sp3 है ना? ये ऑक्सीजन, ये भी sp3 है। ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये ऑक्सीजन, ठीक से, ये वाला ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि एक भी पाई बॉन्ड इस पर नहीं है ना? ठीक है, और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं इसके पास। ऑलराइट, सो ये बेसिकली एक कंपाउंड था जिसका हमने बता दिया। ठीक है, कि क्या होगा बेसिकली इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब वापस आते हैं चीज़ों पर वापस। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? हम लोगों ने डिस्कस किया बेसिकली क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया? बॉन्ड लेंथ। थोड़ा सा वापस आ जा, वापस समझा देते हैं। ठीक है, क्या क्या बॉन्ड लेंथ लेंथ में था? बॉन्ड लेंथ की खास बात क्या थी? सबसे पहले ऑर्डर बताइए बॉन्ड लेंथ का। अगर मैं कहूँ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या था, तो सबसे कम क्या होगा? sp, उसके बाद sp2, के बाद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। याद आया कुछ? कुछ याद आ रहा है? हम्म, तो ये था हमारा बॉन्ड लेंथ। और अगर अच्छे से समझना हो तो क्या था बेसिकली? इस केस में क्या था? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था। केस में क्या था? कार्बन डबल बॉन्ड था। और इस केस में क्या था? कार्बन। और इसके पीछे का रीज़न क्या था? आखिर ऐसा क्यों था? इसके पीछे रीज़न था कि जहाँ भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा, percentage of s character increases, from that we can say that bond length decreases.
यानी कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये किसकी बात हो गई थी? ये बात हो गई है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात। ठीक है, दूसरा। हाँ, बॉन्ड लेंथ की बात हो गई है और उसको डिब्बे में रख दे। ठीक। दूसरी बात, दूसरा क्या था हमारे पास? बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल की बात थी। बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या होता है? बॉन्ड एंगल की खास बात क्या मैंने बताई थी? पूछिए जरा, याद करिए। पिछले क्लास का कंटिन्यूएशन है, सो कुछ चीज़ें बस रिवाइज करने की। अगर आप बोर हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, मतलब आप चाहते हैं और अच्छा क्लास, तो सीधा आप स्किप करके और आगे जा सकते हैं। मैं चीज़ें थोड़ा सा रिमाइंड कर दूंगा ताकि वो चीज़ें माइंड में बसी रहे, क्योंकि ये चीज़ें आगे चलकर बहुत ज़्यादा यूज़ हम लोग करने वाले हैं हर जगह। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा? बॉन्ड लेंथ का बेसिकली ऑर्डर था, सबसे पहले sp3 था, उससे ज़्यादा sp2, उससे ज़्यादा sp। ये ऑर्डर था। हाँ, और अच्छे से समझना हो अगर, तो हम क्या समझ सकते हैं? sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। इसका एंगल क्या होगा? sp2 का 120 डिग्री और sp का 180 डिग्री, है ना? ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसके प्रोपोर्शनल था? बॉन्ड एंगल वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, है ना? बॉन्ड एंगल जो था वो सीधा सीधा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर डिपेंडेंट करता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज की क्लास में क्या खास बात है? आज की क्लास में जो खास बात है, अब उसको जाकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ वॉट, विच इज़ बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? हम्म थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है? शॉर्टर द बॉन्ड, क्यों? शॉर्टर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, है ना? शॉर्टर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो बेसिकली सबसे ज़्यादा किस में होगा? sp में, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ये ऑर्डर होगा। इस ऑर्डर को हम लोग देते हैं डिब्बे में। ठीक है, अब वापस आते हैं रीज़न पर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, और रीज़न भी बेसिकली बता देते हैं कि क्या एक्चुअली में इसके पीछे रीज़न है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, मैं इसको bs लिख रहा हूँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सबसे ज़रूरी बात कि बॉन्ड लेंथ के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज़ directly proportional to percentage of S character. Yeah, bond strength is directly proportional to percentage of S character, and bond strength is directly proportional to electronegativity of atom. ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसी वजह से कहा गया है क्योंकि अगर हम लोग ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसमें होगा? सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ है sp में ना। sp का जो ऑर्बिटल होगा, अ, ठीक है, और s, अगर मैं इसको s के साथ कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो ये सबसे पास में होगा। दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस जो होंगे वो पास में होगी। न्यूक्लियस यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा। तो जब दो न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा, ठीक है, पास पास वो रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ, पहले देखिए, न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से होगा, तो बॉन्ड एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहेंगे, तो पास रहेंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उनकी, है ना? लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है इसका रिलेशन? अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों बोला गया है? उसके पीछे भी रीज़न ये है
उसके पीछे ये रीज़न है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास करीब करके रखा रहे, उसे दूर ना जाने दे। ठीक है, यानी कि शॉर्टर द बॉन्ड, बॉन्ड शॉर्ट है, बॉन्ड छोटी है, यानी कि दोनों एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास पकड़ के रखे हुए हैं, कहीं जाने नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं अगर, सो बॉन्ड एनर्जी मैंने बताया जैसे कि, अगर ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होगी, अब बॉन्ड एनर्जी की बात क्या करेंगे। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी एनर्जी हमें लगेगी, बॉन्ड उतनी एनर्जी हमें लगेगी क्या करने में, बॉन्ड को तोड़ने में। बॉन्ड एनर्जी इज व्हाट, दैट इज व्हाट। ऑलराइट, तो ये बात होगी किसकी, बेसिकली बॉन्ड एनर्जी की, बहुत ज़्यादा नहीं। बट अब कुछ इंपॉर्टेंट है और जो कि अच्छा, कुछ अच्छा है। क्या अच्छा है? इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बारे में पढ़ना है अब। क्या स्पेशल है सर इसमें, जी बताइए। जी बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। वाई डू वी स्टडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उससे पहले देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या लगता है आपको, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ याद है, भूल गए? चलिए बता देते हैं। सो बेसिकली द पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता जिसके पास सबसे ज़्यादा होगी उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और ये ऑर्डर क्या एक्चुअली में देखा गया कि sp का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद sp2 है, उसके बाद sp3 है। ऑलराइट, ये ऑर्डर देखा गया। इसको मैं अच्छे कलर में देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, इसको हम डिब्बे में रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो जो डिब्बे में रख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे रीज़न ये है, सिंपल सा रीज़न है। क्या रीज़न है इसके पीछे? रीज़न है कि electronegativity is directly proportional to percentage of s character, electronegativity is directly proportional to percentage of s character। ठीक है, ये चीज़ है इसका पीछे का रीज़न। अब ऐसा क्या खास बात है इस कैरेक्टर में, देखिए इस कैरेक्टर का शेप आपको याद है, इस कैरेक्टर का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा। दूसरा आई शुड चेंज द कलर क्योंकि बैकग्राउंड का भी सेम कलर है। हाँ ऐसा कुछ, ये कुछ शेप है इस कैरेक्टर का, है ना। अब इस कैरेक्टर का शेप है वो बेसिकली क्या बताना चाह रहा है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा करीब यही है। कलर 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 बदल रहा है। न्यूक्लियस के सबसे करीब यही है। अब ध्यान से देखेंगे अगर, देखिए एस कैरेक्टर जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली न्यूक्लियस के सबसे करीब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं पी केस में बात करूँ तो पी केस में यही चीज़ थोड़ा ज़्यादा फैली हुई है। यही चीज़ अगर मैं पी की बात करूँ तो ये पी जो है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी न्यूक्लियस से थोड़ा फैली हुई है, दूर है। तो कौन ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, कौन ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, कौन कितने इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी सबसे ज़्यादा पास होगी एस कैरेक्टर में। तो एस कैरेक्टर में अगर सबसे ज़्यादा पास होगी तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पास किस में है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी सबसे करीब किस में है, न्यूक्लियस के एस कैरेक्टर में है। ऑलराइट, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीधा डिपेंडेंट हो जा रहा है किस पर, एस कैरेक्टर पर। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी क्योंकि इसका स्मॉल साइज होगा। ऑलराइट, ये बात हो गई। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग वापस एक अलग प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी पर, विच इज व्हाट, विच इज व्हाट एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
इसको बेसिकली आगे चलकर हम लोग और अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें और आराम से समझ में आएगी, ठीक है। बट अभी के लिए थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। क्या एक्चुअली में एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिक एसिडिटी का मतलब क्या होता है, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में टेंडेंसी टू लूज H प्लस, टेंडेंसी टू लूज H प्लस, H प्लस आयंस, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो एसिडिटी है ना, ये कुछ और चीज़ों पर भी प्रोपोर्शनल है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ऑन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। बट ये सिर्फ वन ऑफ द रीज़न है। अभी आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब के थ्रू भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे तो वो इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रीडोमिनेट करेगा, इन चीज़ों को डोमिनेट करेगा। इनसे भी बड़े बड़े रीजंस होंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ बताएंगे उसके, ठीक है। बट ये सिर्फ एक तरह का, मैं कह सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल की तरह आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O, ठीक है, उसके बाद थाइन, मिथाइन, सॉरी, इथाइन, इथाइन एंड NH3। तो इन तीनों के केस में, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव H2O, उसके बाद इथाइन, उसके बाद N। बेसिकली क्या होगा, अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा फॉर्म बनाएगा? ये बनाएगा OH माइनस बनाएगा, ये बनाएगा, अगर मैं H प्लस लूज कर रहा हूँ तो क्या बनाएगा? C माइनस बनाएगा, और ये बनाएगा NH2 माइनस, ठीक है। समझने को तो आप ये कहेंगे कि माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर है तो ये सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जिसकी जिसकी वजह से हमारा जो मिथाइन है, मिथाइन नहीं, मिथाइन बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, मिथाइन डज नॉट एग्जिस्ट। इथाइन जो है इज मोर एसिडिक देन NH2 माइनस, NH3, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हम सॉरी कहाँ गया वापस, कहीं भी नीचे आ गया ज़्यादा। हाँ, इथाइन इज मोर एसिडिक दैन NH3, ठीक है। तो ये केस बेसिकली हो गया। अब एसिडिक की थोड़ा सा मैं नीचे वाला पार्ट पहले मिटा दूँ। ऑल राइट, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। अब इस केस की बात तो हो गई। अब एसिडिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे, या फिर मैं जैसा कि हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। ये चीज़ है। अगर मैं सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ तो क्या होगा सीन, क्या सीन होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्डेड CH3, ठीक है। अब मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा दोनों के केस में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको pKa की वैल्यूज़ बताऊंगा, और pKa वैल्यूज़ और Ka को कंपेयर करने के लिए वो फार्मूला भी है। क्या है बेसिकली कि एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू Ka एंड एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to 1 upon pKa. And what is pKa? It is nothing but minus log of Ka, ठीक। अब देखिए ध्यान से, देखा कि परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होता है? SP में होता है ना। ये क्या है? SP है, ये क्या है? SP2 है, ये क्या है? SP3 है। यहाँ परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर होता है 50%, यहाँ होता है 33.3%, ऑलरेडी शायद मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ होता है 25%, है ना। पीके की वैल्यूज देखेंगे आप ध्यान से, एक्सपेरिमेंटेड वैल्यूज है 25, इसका है, इसका 40 है, इसका 50 है। तो इससे क्या पता चल रहा है सबसे ज़्यादा पीके की वैल्यू किसकी है?
सिंगल बॉन्डेड कार्बन तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या बनने वाला है, ऑर्डर बनेगा sp सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद sp2 एसिडिक होगा, उसके बाद sp3 एसिडिक होगा। राइट, ये चीज़ है, ठीक है। जिसकी वजह से हम अभी हम लोगों ने देखा कि इथाइन जो है वो NH3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू बेसिकली है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में इतना ही है। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो आने वाला है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, फिर अगली क्लास से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देखा हुआ है तो आपको मैं दिल से आज थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।